Contract. Coming on to contract. So before we understand contract, हमें 3 important terms को समझना पड़ेगा. That is promise, agreement, contract. ठीक है, आ जाओ. सबसे पहले हम समझते हैं promise को. Promise हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि विल यू बाय माई कार, आप क्या मेरी गाड़ी लोगे? और मिस्टर बी कहते हैं यस. तो दिस इज़ प्रॉमिस. अब ये प्रॉमिस कैसे हुआ? तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि क्या आप मेरी गाड़ी लोगे, यानी कि एक ऑफ़र रखा जिसका आंसर येस और नो हो सकता है, राइट? सो हेयर दिस वॉज एन ऑफर. नाउ मिस्टर बी ने कहा yes and he gave his acceptance, right? So promise here means an offer plus acceptance. So here promise means offer and the acceptance to the offer made. Okay. Now coming on to second thing, that is agreement. सेम एग्जाम्पल से समझते हैं. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि क्या तुम मेरी गाड़ी लोगे फॉर 15,000 रुपीज़. एंड मिस्टर बी सेज यस. सो दिस इज़ एन ऑफर, राइट? I can say this is an offer and this is acceptance. ठीक है, तो अब तक तो सब सेम चल रहा है. अगर हम बात करें तो हमने क्या बात की? अग्रीमेंट में यहाँ पे आया एक ऑफ़र जिसके ऊपर लग गई एक्सेप्टेंस. बट हेयर यहाँ पे एक और चीज़ जो कि थी इम्पॉर्टेंट, दैट वाज कंसीडरेशन. सो कैन आई राइट इट एज offer plus acceptance plus consideration, right? So यहाँ पे एक थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म जुड़ा है, कंसिडरेशन, जिसकी वजह से हमने इसे क्या बोला? अग्रीमेंट, राइट? तो क्या मैं अग्रीमेंट को ऐसे भी लिख सकती हूँ? अग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस plus consideration. Can I write it like this? Right? Because offer plus acceptance was promise. Promise was offer and acceptance. So here I just wrote offer and acceptance as promise. So promise plus consideration became our agreement. Now the third concept is contract. सेम एग्जाम्पल लेते हैं. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि विल यू बाय माई कार फॉर 15,000 रुपीज़. एंड मिस्टर बी सेज येस. प्लस यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होता है जिस पे दोनों पार्टी साइन करते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट, सो हेयर इट वॉज ऑफर plus acceptance plus consideration plus enforceability of law. This is a very important term over here कि enforceability of law लग गया, जिसकी वजह से this became contract. Now what is enforceability of law? Although this is a revision lecture, we will go fast, but we'll see what is enforceability of law. So enforceability of law का मतलब ये है कि अगर मिस्टर ए या मिस्टर बी अपने जो भी ऑब्लिगेशंस जो कि मिस्टर ए की क्या है, टू डिलीवर द कार, जैसे कि प्रॉमिस हुई है,
ठीक है, जिस भी अग्रीमेंट में लिखा गया है कि कार कैसी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, सब कुछ मेंशन है, वैसी कार देना, 15,000 में देना, जिस डेट पे तय हुई है उस दिन देना, जहाँ पे तय हुई है वो देना, एंड अदर ऑब्लिगेशंस, राइट। मिस्टर बी के भी क्या कुछ ऑब्लिगेशंस बनेंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करती है तो दूसरी पार्टी जाके कॉन्ट्रैक्ट में इसको इन्फोर्स करवा सकती है, एंड कोर्ट विल हेल्प द अग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है, कोर्ट विल हेल्प दैट पार्टी टू एग्जीक्यूट दिस, टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट. So here I can say contract was an offer, acceptance, consideration plus enforceability of law. फिर से देखते हैं, प्रॉमिस क्या था हमारा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. अग्रीमेंट क्या था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, जिसको हमने ऐसे भी कह सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन. कॉन्ट्रैक्ट वॉज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस enforceability of law. This was promise, right? So I can write it like this: promise plus consideration plus enforceability of law. I can also write it like this, that this was my agreement plus enforceability of law. So can we conclude this, that every agreement onto which there is enforceability of law, that becomes our contract, right? So agreement plus enforceability of law becomes our contract. So these were the three important terms before which we cannot start with Indian Contract Act. Now you will know the importance of contract. All right. Coming on to the second topic for Indian Contract Act, that is difference between agreement and contract. Now what is agreement and contract? हमने पहले देखा था कि promise, offer plus acceptance, then agreement. Agreement was offer plus acceptance plus consideration, and contract was agreement plus enforceability of law. I hope that you've studied from the book about the definitions of these terms, right? Now we are starting with difference between agreement and contract. Okay, coming on to the book. Difference between agreement and contract. Although ये सारे terms हम देख चुके हैं, but हम उसे फिर से देखेंगे, ठीक है. सो हेयर अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट की हमने क्या बात की थी कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, एंड कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात की थी अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. नाउ विच इज़ वाइडर, वाइडर कौन सा है, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? इसको भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो इफ आई से नाउ यू हैव टू आंसर टू सिंपल क्वेश्चंस. Question 1. Is every agreement a contract? Is every agreement a contract? So agreement को define करते हैं. What was agreement? Agreement was offer plus acceptance plus consideration, right? And contract was offer plus acceptance plus consideration plus enforceability of law. So can I say कि हर एक agreement को मैं contract मान सकती हूँ? The answer is no, because enforceability of law is an essential element of contract which is missing from agreement. So can I say all agreements are contract? No, only those agreements are contract, only those agreements are contracts which are enforceable by law.
जिसमें हम EOL लगा देते हैं, दैट बिकम्स आवर कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ओवर हियर is every contract an agreement? Now again we will define these. Agreement is offer plus acceptance plus consideration, while contract is offer plus acceptance plus consideration plus enforceability of law. So can I say every contract is an agreement? Yes. Okay. Why yes? Because this is an agreement. This is agreement plus enforceability of law. So जिन अग्रीमेंट्स में इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है तो क्या वो अग्रीमेंट तो है ही. सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एटलीस्ट एन अग्रीमेंट, बट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ लग जाती है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. राइट, आई होप बोथ ऑफ दीज आर वेरी मच क्लियर. एंड कैन आई से बेस्ड ऑन दीज टू दैट इफ दिस इज एन अग्रीमेंट एंड देयर these agreements have EOL यानी कि enforceability of law, then can I say that these are contracts? Yes. So just another question, that which is wider, agreement or contracts? Then agreement is a wider term because it includes all those agreements, even here and even here. All are at least agreements. जिन agreements में enforceability of law भी लग गया है उनको हम contract कह रहे हैं. Right? Coming on to the notes. Agreement, contract, scope, which is wider? Agreement is wider term and contract is narrow sense. Legal obligation, it may not create legal obligation, it necessarily creates a legal obligation. Nature, all agreements are not contracts while all contracts are agreements. I hope this is clear, and with this we have wrapped with our first and second important concepts of contract. So in previous class we saw the various terminologies before starting with Indian Contract Act. Thereafter we moved towards difference between agreement and contract. Now coming on to the essential elements of valid contract, the elements which are very important in order to say that a contract formed is valid, right? So these are the following essential elements of a valid contract. Starting with them, the first one here is offer. Now offer, in the same example, Mr. A and Mr. B. Mr. A asked to Mr. B, will you buy my car for 15,000 rupees? So here this is a valid offer. All these terms will be discussed in detail in the upcoming lecture. So right now we just have to take a brief overview so that we can understand contract. The second one here is acceptance. After offer, the second one comes is acceptance. So Mr. A ने offer किया है Mr. B को अपनी गाड़ी लेने के लिए, और Mr. B ने signify करते हैं कि yes, I will buy your car. So this is the acceptance to the offer. What if Mr. B says no? Then here he will reject the offer and यहाँ पे कोई contract नहीं बनेगा. The contract will not be made over here because he has rejected the offer originally made. The third point that comes is two parties. In order to form a contract, there should be at least two parties. By two parties, Mr. A and Mr. B. इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी खुद से ऑफ़र देके और खुद ही उसको एक्सेप्ट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, तो आंसर इज़ नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन and object.
ये टर्म कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट डील हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में अगर गन्स को लेके डीलिंग चल रही है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके डीलिंग चल रही है, तो इट वोंट बी कॉल्ड एज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। सो हमारा पर्पस है कि सिर्फ उन्हीं डील्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेके आना जो कि लॉफुल है, जिसको करने में लॉ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो हम यहाँ पे कार की बात कर रहे थे, बट अगर कार की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ AK-47, तो यहाँ पे ये वाली डीलिंग हो जाएगी अनलॉफुल, राइट। सो हेयर वी आर जस्ट focusing on the object that is lawful, right. Now what is meant by lawful consideration? Lawful consideration is given by the second party, right. कंसिड्रेशन जिस भी पार्टी से आ रही है वो कंसिड्रेशन लॉफुल होनी चाहिए। यानी कि अगर मिस्टर ए कहते हैं मिस्टर बी को कि तुमको किसी को किडनैप करके देना है, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे ऑफ़र करूँगा, तो क्या वो एक लॉफुल कंसिड्रेशन होगी? द आंसर हेयर इज़ नो। सो इट शुड बी लॉफुल। जो भी सेकेंड पार्टी करेगी, अभी हम कंसिड्रेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंसिड्रेशन, बट राइट नाउ कंसिड्रेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द मनी। कंसिड्रेशन इज़ एनीथिंग दैट द सेकेंड पार्टी डज। तो अगर सेकेंड पार्टी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ऐसे क्राइम्स कराता है फर्स्ट पार्टी, सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज लॉफुल। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ और सिर्फ लॉफुल कंसिड्रेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट ही कवर होते हैं। देन कम्स फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इंटेंशन to create legal relation. Intention to create legal relation, इसमें हमारे पास आता है कि दोनों भी पार्टीज़, जो भी दोनों पार्टीज़ हैं, उन दोनों की इंटेंशन होनी चाहिए कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी फादर और सन हैं, फादर और सन हैं। तो फादर अपने बेटे को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें मंथली पॉकेट मनी दूंगा ऑफ ₹500 पर मंथ, लेकिन वो एक महीने में उसको नहीं पे करते हैं, तो क्या जो सेकंड पार्टी है, जो सन है, वो कोर्ट में जा सकता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है एक लीगल रिलेशनशिप में बाइंड होने के। सो हेयर वी आर नॉट कवरिंग दिस इनटू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे हैं, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा कि मैं तुम्हें मंथली अलाउंस या फिर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस दूंगा, ऑल्दो दे आर लिविंग टुगेदर, कि ऑफ रुपीज़ लेट्स से 2000। और ये मिसेस होंगी, मिसेस बी, तो मिसेस बी क्या कोर्ट में जा सकती हैं अगर उन्हें ये अलाउंस नहीं मिलता है? तो द आंसर हेयर इज़ नो, बिकॉज द सेम लॉजिक दैट हेयर लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन मिसिंग है दोनों ही पार्टीज़ में। दैट्स वाई द सेकेंड पार्टी, द अग्रीव्ड पार्टी या पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, वो कोर्ट नहीं जा सकती। नाउ कमिंग ऑन टू द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अब एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमने देख लिया कि दो पार्टीज़ चाहिए, ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की लीगल रिलेशनशिप में आने की। बट अब देखते हैं कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, क्या वो केपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के? बाय केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हेयर आई मीन कि वो माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, और जो थर्ड एलिमेंट इज़ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कम्स सेवेंथ पॉइंट, दैट इज़ फ्री कंसेंट। नाउ वी हैव टू से कि जो कंसेंट है, यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी
दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं अपनी स्व इच्छा से आना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इसका मतलब ये भी है कि किसी भी पार्टी को फोर्सफुली नहीं कहा जा सकता कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आओ, ठीक है। इसको एक लीगल टर्म हमने यहाँ पे दिया है, दैट इज़ कंसेंसस एंड आइडम। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 8th, that is possibility of performance. Now what I meant by possibility of performance is that both the parties जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रही हैं, वो पॉसिबल है होने के। एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि मिस्टर ए कहते हैं कि आई विल ब्रिंग स्टार्स फॉर यू। इज़ दिस केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड? द आंसर इज़ नो। सो दिस इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे बिकॉज हेयर इट इज़ नॉट अ थिंग दैट कैन बी डन। 9th, certainty. Now certainty means that the contract should be certain. कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए और मिस्टर बी जो भी डील कर रहे हैं, कार की अगर डील कर रहे हैं तो कार का कलर, मॉडल और बाकी सारे टर्म्स सब कुछ डिफ़ाइन होना चाहिए, कि सर्टेन होना चाहिए कि किस कार के बारे में बात कर रहे हैं, और सारी डिटेल्स उस कार की उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ऑल अदर फॉर्मेलिटीज़। अदर फॉर्मेलिटीज़ में हमारे पास आ जाता है राइटिंग में होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प्ड होना चाहिए, राइट। सो दीज वर द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स जिनके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। क्या इसके बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? येस, बट इट विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो फिर से देख लेते हैं एक बारी क्या क्या थे। ऑफ़र, जिसमें मिस्टर ए, दो पार्टीज से हमने समझा मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक वैलिड ऑफ़र दिया कि क्या तुम मेरी गाड़ी लोगे फॉर 15,000 रुपीज़। सो हेयर वैलिड ऑफ़र होना चाहिए जो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर सके। सेकेंड, एक्सेप्टेंस। दो पार्टीज़ हैं, मिस्टर बी ने उसके ऑफ़र पे कहा येस आई विल एक्सेप्ट योर ऑफ़र, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस नहीं हुई और नो कह दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। टू पार्टीज़ से हम जैसा कि सारे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि मिस्टर ए मिस्टर बी दो पार्टीज़ होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में। कोई भी पार्टी खुद को ऑफ़र देके खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फोर्थ वॉज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? जो भी डीलिंग हो रही है, जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, वो लॉफुल होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन दी जा रही है या की जा रही है बाय सेकेंड पार्टी, इट शुड बी लॉफुल। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में आने की इंटेंशन दोनों पार्टीज़ की होनी चाहिए। इसमें हमने देखा था एक फादर और सन का एग्जांपल, जिसमें फादर बोलते हैं मंथली अलाउंस के लिए, जिसके लिए सन कोर्ट क्या जा सकता है कल को अगर फादर नहीं पे करते हैं, तो द आंसर इज़ नो। लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन दोनों पार्टीज़ की होनी चाहिए। दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए टू प्रिपेयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देन कम्स कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जो दोनों पार्टीज़ हैं हमारी, वो केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के। किन लोगों को अलाउड नहीं है, या फिर अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स इट, वो है माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। माइनर यानी कि जिनकी एज कम है 18 ईयर्स से, अनसाउंड माइंड जिनका माइंड साउंड नहीं है, और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ जिन्हें कोर्ट ने स्पेशली डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में आने से। देन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब
एक हम लीगल टर्म्स देखते हैं, कंसेंसस एंड आइडम। कंसेंसस एड आइडम, इसका मतलब क्या है, जो दोनों पार्टीज़ हैं फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फ्रीली अपना एक ऑफ़र देना चाहती है मिस्टर ए और मिस्टर बी उसको फ्रीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको कोई भी फोर्सफुली नहीं कर रहा है। और इसको भी हम बहुत डिटेल में आगे देखेंगे कि हमारा क्या मतलब है फ्री कंसेंट से, राइट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में हमने देखा कि जो दोनों पार्टीज़ जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो केपेबल है परफॉर्म होने के, ठीक है। और सर्टेनिटी से हमारा मतलब था कि सारे भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है वो सर्टन है, और जिस भी डीलिंग चल रही है उसी की बात मिस्टर बी भी कर रहे हैं और मिस्टर ए भी कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ मिस्टर ए के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और वो बात कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी गाड़ी लोगे फॉर 15,000 रुपीज़, so this is not a certain contract because there are many cars that Mr. A owns and he is not specifying that which car he is intending to sell, right? Then comes the other elements that is in writing stamped. अब ये सारे एलिमेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए इनको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, बस दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर।